नमस्कार दोस्तों इस वीडियो से हम लोग आप लोगों के हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों को पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस तरह मतलब ये जो तरीका है आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुगल जो इतिहास के स्रोत। दोस्तों कोई भी इतिहास हो, स्पेशली उनका इतिहास को जानना हो तो दो स्रोत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। बाकी स्रोत और अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो बात अलग है। मेनली ये दो स्रोत को ही हम लोग ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, ठीक है। एक है साहित्यिक स्रोत। दोस्तों बात करें अगर साहित्यिक स्रोत की तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है। दोस्तों साहित्यिक स्रोत में वो स्रोत आते हैं जिसमें कोई लिखित जानकारी हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसमें कोई लिखित नहीं बल्कि एविडेंस हो, साक्ष्य हो, ठीक है। तो साक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे स्मारक, मुद्राएं, अभिलेख और भी वगैरह वगैरह चीज़ हो सकता है। इसमें आपका औजार भी हो सकता है, मतलब बर्तन भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उस टाइम के कोई इतिहासकार रहे होंगे जिन्होंने अपनी पुस्तक में उनके बारे में जानकारी दिया है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्रोत को जानने में। और जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पूरा डील करेंगे। आप लोग को समझना है तो एकदम पूरा ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों साहित्यिक स्रोत में हम लोग पहला जो डील करेंगे उसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। दोस्तों ये जो पुस्तक है तुजुक-ए बाबरी माना जाता है कि जो मुगल कालीन का सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक जानकारी मिलता है इसमें। दोस्तों ये किसने लिखा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल आपके क्या पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो तुजुक-ए बाबरी पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है। तो आप लोग को यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। दोस्तों मुगल कालीन का जितना भी ज़्यादा मतलब पुस्तक है और मुगल काल का पूरा जो भाषा है वो था फारसी, ठीक है। लेकिन ये जो पुस्तक है ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, याद रखना है, तुर्की भाषा में। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तुजुक-ए बाबरी की तो इसमें क्या चीज़ का वर्णन मिलता है। तो इसमें वर्णन मिलता है बाबर की पूरा का पूरा शासन की और उनका पूरा का पूरा जीवनी की। यानी ये जो तुजुक-ए बाबरी है पूरा का पूरा बाबर को डेडिकेटेड है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है अकबरनामा। दोस्तों अकबरनामा सबसे पहले याद रखना है ये जो पुस्तक है ये लिखा था अकबर के समकालीन इतिहासकार अबुल फजल ने, जो उनके 9 रत्नों में से भी एक थे, याद रखना है। ये जो बाबरनामा है ये मूल रूप से फारसी में लिखा गया था, ठीक है, जिनमें पूरा का पूरा बाबर के पूरा घटना और उनकी जीवनी के बारे में पूरा दर्शाया गया है। दोस्तों ये जो बाबरनामा है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 3 पार्ट पे डिवाइड है। पहले पार्ट पे पूरा प्राचीन भारत से लेके जो अकबर था, अकबर के 17वें साल तक, ठीक है। तो अकबर का जो 17 साल की उम्र तक का इतिहास पूरा पहले पार्ट में मिलता है। दूसरे पार्ट में आपका मिलेगा उनका 18 साल से उम्र तक का 46 साल की उम्र तक का इतिहास आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, ठीक है। और जो लास्ट आपका तीसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट के जो अंश है उनको कहा गया है आईनाई अकबरी, ठीक है। तो आईनाई अकबरी भी ये बाबरनामा का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसमें आईनाई अकबरी में क्या कहा गया है, इसमें बाबर का जो जो नियम कानून है उनका पूरा ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। उनका पूरा एक ग्रंथ सूची है उनके कानूनों का। तो इससे किस तरह का सवाल आएगा आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तवाकत ए अकबरी। दोस्तों ये जो पुस्तक है तवाकत ए अकबरी, इसका लेखक कौन है, उसका लेखक है निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है
तवाकत ए अकबरी, ठीक है। और इसमें स्पेशली उन्होंने क्या किया बताया, दिल्ली, गुजरात, मलवा, बिहार, मुल्तान और कई सारे जैसे कश्मीर, सिंध, जौनपुर, दक्कन, ये आदि क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है इनसे। तो ये जो पुस्तक है तवाकत ए अकबरी, ये आपके ज्योग्राफिकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे हम लोग का ज्योग्राफिकल ही हम लोग जान पाते हैं, भूगोल को जान पाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हुमायूंनामा। दोस्तों ये हुमायूंनामा क्या है? हुमायूंनामा एक पुस्तक है जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है, जिसका 2 पार्ट है। पहले पार्ट में ये अब अपने पिता बाबर के बारे में लिखे हैं और दूसरे पार्ट में अपने भाई हुमायूं के बारे में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो पुस्तक है ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लिखा था आपके अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है, याद रखना है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। स्पेशली इसमें क्या जानकारी मिलते हैं, इसमें गजनी वंश से लेकर के मुगल काल तक का पूरा इतिहास इसमें वर्णन है, ठीक है। और आपका छठा है वो है पातशाहनामा। इसमें लिखा किसने है? सबसे पहला अगर क्वेश्चन आए तो मोहम्मद वारसी ने लिखा है, मोहम्मद वारसी ने लिखा है। और इसमें शाहजहां के जीवन काल को पूरा बताया गया है, 21 साल से लेकर उनके 30 वर्ष का जो उम्र है और उनके दौरान क्या क्या काम हुआ है उनकी स्पष्ट जानकारी इसमें है। तो दोस्तों ये रहा साहित्यिक स्रोत। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, उसमें स्पेशली आता है स्मारक, मुद्राएं, अभिलेख। दोस्तों एक एक करके डील करते हैं, ठीक है। स्मारक की, दोस्तों स्मारक में हम लोग का भवन, मूर्ति, मंदिर आदि आते हैं। दोस्तों मंदिर से स्पेशली कैलाश मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर मुगल काल के जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे हम लोग को भारत के इतिहास का, जो दक्षिण भारत के इतिहास का बहुत सारे प्रमुख जानकारी मिलती है, ठीक है। और स्मारक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे उनका आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, ठीक है, और उनका जो क्षेत्र है उसका भी पता चलता है। उसके बाद दूसरा आता है मुद्राएं, ठीक है। मुद्रा से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। दोस्तों आप लोग खुद समझिए, आप अगर राजा होते तो आप किस धातु का ये बनाते, जो मुद्राएं हैं मतलब कॉइन बनाते। अगर आपके पास सोना का भंडार है तो आप सोने का बनाते, आपके पास अगर चांदी का भंडार है तो चांदी का बनाते। इससे ये पता चलता है कि वो राजा कितना स्टेबल, कितना इकोनॉमिकली पावरफुल था, ठीक है। और कॉइन से और भी पता चलता है कि जिस जगह पे कॉइन मिलेगा उससे उसका सीमा का भी निर्धारण होगा। मान लीजिए ये वाला एरिया है मेरा एरिया, सुनिए मैं यहाँ पर राजा हूँ, ये मेरा एरिया है, तो मैं यहाँ पर एक कॉइन चलाऊँ जिसका नाम है आर, ठीक है। तो इस जगह पे तो मेरा ही कॉइन चलेगा, दूसरा कॉइन तो नहीं चलेगा। और यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस ए वाला कॉइन का ही प्रयोग करेगा। अगर इससे एकदम पूरा बाउंड्री बन जाता है, ठीक है, ये सब एरिया जहाँ जहाँ पर ये मुद्राएं मिलेगा तो उससे क्या होगा, उनका क्षेत्र का पता चलेगा, ठीक है। और अगर बहुत दूर ये वाला ऐसा मुद्रा मिले तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग का इनके साथ व्यापार रहा होगा या फिर यहाँ पर भी हम लोग का शासन रहा होगा। तो मुद्राएं इतिहास को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है दोस्तों अभिलेख। अभिलेख में बहुत सारे चीज़ आते हैं। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब एक ठो ऐसा आपको स्तंभ बनाने दिया जाए और इसमें आपको कहे कि आप अपने बारे में परिचय लिखे। तो राजा सब क्या करता था, ऐसे एक स्तंभ बनवाता था जिसे अभिलेख कहा जाता था, ठीक है। उसमें अपना नाम, अपना धर्म, अपने बारे में जो भी जानकारी देना हो उससे में ये लिखवा देते थे और ये सालों साल तक वहीं पर रहता था। और इसके आने वाला बाद में पीढ़ी वो देख के पता चलता था कि यहाँ पर कोई ऐसा राजा था जो यहाँ पर शासन करता था, ठीक है। अभिलेख बहुत प्रकार के हो सकते हैं। अभिलेख शिलाओं के ऊपर लिखा जा सकता है, स्तंभों के ऊपर, धातु पात्रों के ऊपर लिखा जा सकता है, स्तूपों के ऊपर, मंदिरों की दीवारों पर भी लिखा जा सकता है। तो अभिलेख क्या है और वो कहाँ पर हो सकता है और उससे क्या जानकारी मिल सकता है, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं इतिहासकार। दोस्तों इतिहासकार क्या करते हैं, पुस्तक जब लिखते हैं तो उन शासनकाल का ऊपर, राजाओं के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, ठीक है। तो उन सारे इतिहासकारों में ये 4 इतिहासकार बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है और भी ज़्यादा इतिहासकार हो, लेकिन आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
एक है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल हामिद लाहौरी और एक है निज़ामुद्दीन अहमद। ये जो इतिहासकार है ये अपने ग्रंथों से बहुत सारे ऐसे जानकारी दिए हैं जो हम लोग को मध्यकालीन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उनके साथ साथ जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो है विदेशी यात्री का विवरण, ठीक है। दोस्तों उस टाइम पर जो भी विदेशी यात्री भारत के द्वारे पे आया था तो उन्होंने क्या किया, पूरे भारत को घूमा था और उनके भारत की स्थिति के बारे में कहीं ना कहीं अपने पुस्तक में, अपने ग्रंथ में लिखा होगा। इन विदेशी यात्रियों में ये जो नाम है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो है वर्नियर, निकोला मुंची। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानकारी को देते हैं। दोस्तों ये है आपका पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। उसके बाद हम लोग वीडियो लाएंगे कि आपको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, ठीक है। बस ये आपको ओवरव्यू दिए, पूरा चैप्टर को समझाए, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको ठीक लगा है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ताकि मुझे पता चल सके कि ये वाला वीडियो आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और बाकी हम लोग जो लिखने वाला आंसर राइटिंग वाला है वो हम लोग ज़रूर लिखेंगे और ज़रूर ही उसको भी हम लोग वीडियो ज़रूर ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।